भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन को प्रतिनिधि देते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद की संस्था में जगह बना ली है। भारत को यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत को स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने यह जानकारी दी है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश में रेस में थे, जिसके बाद भारत 4 साल के बाद संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य रहेगा। टीएस तिरुमूर्ति ने ट्वीट किया है कि भारत को प्रतिष्ठित इको एसओसी के निकाय में सीट जीत ली है। आप बता दें कि भारत को कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन में सदस्य चुना गया है और यह स्त्री पुरुष समानता और महिला की सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए हमारे प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है और सदस्यों का देशों में समर्थन के लिए धन्यवाद करते हैं। भारत के मुसलमानों को कथित दुर्दशा का वैश्विक मंचों में दुहाई देने वाले पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान अपने देश में मुसलमानों के अलग अलग फिक्रों को एक नहीं रख पा रहे हैं। स्थिति में यह आ गई है कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ यहां तक आ चुके हैं कि पूरा पाकिस्तान कभी भी गृह युद्ध की चपेट में आ सकता है। यहां तक कि आतंकी संगठन सिपाही साहब पाकिस्तान की अपील के बाद सुन्नी समुदाय के हजारों लोग शिया मुसलमानों के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शन में शिया मुसलमानों को काफिर कहा गया है और उन्हें मारने की भी धमकी दे दी गई है। पाकिस्तान और चीन के बिना नाम लिए भारत में सोमवार को कहा है कि कुछ देश आतंकवाद का समर्थन और आक्रामक नीतियों को अपनाने के लिए कोविड-19 महामारी का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली महामारी की चपेट में आने वाले देशों को तुरंत चिकित्सा सहायता और समर्थन देता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के 3री वर्षगांठ को संबोधित करते हुए आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के उस जवाब पर तीखा हमला बोला है जिसमें सरकार ने कहा था कि उसके प्रवासी मजदूरों की मौत के कोई आंकड़ा नहीं है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को श्रम मंत्रालय ने इससे लिखित जवाब में कहा गया था कि सरकार के पास लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर के मौत का आंकड़ा नहीं है, ऐसे में मुआवजे का सवाल नहीं उठता है। बता दें कि राहुल गांधी फिलहाल सोनिया गांधी के हेल्थ चेकअप के लिए विदेश गए हुए हैं, जहां पर राहुल गांधी सरकार की प्रतिक्रिया पर मंगलवार को ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे हैं और कितनी नौकरियां गई हैं। तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ सोमवार को की गई। उन्होंने उनकी चिता में आग अभी ठंडी भी नहीं होती कि अस्पताल ने लिखे उनके पत्रों पर विवाद शुरू हो गया है। राजद नेता प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि इस पत्र प्रकरण में साजिश की बू आती है। उनका यह कहना है कि जिन जिन तारीखों के पत्र जारी हुए उस दिन रघुवंश बाबू या तो आईसीयू में थे या वेंटिलेटर पर थे। ऐसे में पत्र किसने लिखा और किसने मीडिया में जारी किया यह जांच का विषय हो सकता है। हालांकि राजद के तमाम नेताओं के आग्रह पर परिजनों ने अंत्येष्टि से पहले रघुवंश बाबू के पार्थिव शरीर को पटना राजद कार्यालय नहीं ले जाने दिया। समाजवादी पार्टी की सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने एक्टर राजनेता रवि किशन के सोमवार को संसद में दिए बयान पर निशाना साधा है। जया बच्चन ने कहा कि सोशल मीडिया में फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। इससे पहले कल गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा था कि ड्रग की लत का शिकार बॉलीवुड भी है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आ रहा है, जिसके बाद नेशंस कमीशन ऑफ जया बच्चन ने यह संसद में मानसून सत्र आज दूसरा दिन है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी पर लोकसभा में बयान दिया है। इससे पहले सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले सोमवार को राज्यसभा मंत्रियों को चेतावनी वेतन में कटौती को लेकर प्रावधान वाले विधेयक सहित 5 विधेयक पेश किए थे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते विधेयक 2020 किया है, जिसमें सदन के कार्यसूची के अनुसार यह विधेयक गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किया जाना था। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि प्रवासी मजदूरों के मौत पर सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसे में मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता है।
दरअसल सरकार से पूछा गया था कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में अपने परिवारों तक पहुंचने की कोशिश में जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के परिवारों को क्या मुआवजा दिया गया है। सरकार का जवाब पर विपक्ष की ओर से खूब आलोचना और हंगामा हुआ है। श्रम मंत्रालय ने माना है कि लॉकडाउन के दौरान करोड़ों से ज्यादा प्रवासी मजदूर देश भर के कोनों कोनों से अपने घर पहुंचे थे। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 49 लाख के चिंताजनक आंकड़े को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 83,809 मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 49,30,236 पहुंच गई। देश में इस वक्त 9,90,061 मरीज एक्टिव अवस्था में है, यानी कि या तो इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है या फिर अपने घर में आइसोलेट है। वहीं डॉक्टरों के दिशा निर्देश के चलते ये होम आइसोलेशन में है। सरकार ने संसद में बताया कि सीबीआई की ओर से जितने बैंक फ्रॉड की जांच की जा रही है, उन मामलों में 38 आरोपी 2015 के बाद से अब तक देश छोड़कर भाग चुके हैं। संसद डीन कुरिया कोसे के सवाल पर जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सीबीआई ने बताया है कि बैंकों के साथ वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में शामिल 38 लोग 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2019 के बीच देश छोड़कर भाग चुके हैं। दिल्ली मेट्रो के ट्रेनों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ाते हुए डीएमआरसी ने कोच के भीतर फर्श में संकेतक लगाए हैं। इस तरह से संकेतक इससे पहले दूसरी सीट पर लगाए जा चुके हैं। सोमवार शाम करीब 2,50,000 लोगों ने अलग अलग लाइनों में दिल्ली मेट्रो सेवा का इस्तेमाल किया। कोविड-19 की वजह से 169 दिन के बाद पूरी रूप से बहाल हुए सेवा का यह पहला कार्य दिवस दिन था, जहां कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिल्ली मेट्रो रेल निगम यात्रियों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री बायरती बसवराज ने सोमवार को बताया कि उनकी कोविड-19 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट पर कहा कि मुझे कोविड-19 होने की पुष्टि हुई, हालांकि कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है। चिकित्सकों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुआ हूं और इलाज चल रहा है। बसवराज ने कहा कि सभी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं से वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक आगरा शहर में निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम मराठा नायक छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। शहर में विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा कि हमारे नायक मुगल कैसे हो सकते हैं। सरकार के द्वारा जारी बयान के मुताबिक सीएम ने घोषणा की, कुछ भी जिससे दास्ता की मानसिकता की बू आ रही है वहीं सरकार द्वारा दूर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी विभाग के करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया, जिसमें सामान खरीदे बिना ही भुगतान कर दिया गया। आरोप है कि नेताओं अफसरों की मिलीभगत से घोटाला करने के लिए अफसरों ने सिर्फ नियम बदले, बल्कि किसानों को घटिया उपकरण मुहैया कराए, जिसके साथ ही किसान की सब्सिडी का हिस्सा भी सीधा निजी कंपनी के भुगतान कर दिया गया। वहीं दूसरे मामले में सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि देवी नर्मदे योजना में करोड़ों के पौधे सिर्फ कागज पर ही लगा दिए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पार्टी के सभी राज्य संयोजक और पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करके निर्देश दिए हैं। आम आदमी पार्टी में सभी वॉलंटियर्स देश भर में घर घर जाकर ऑक्सीमीटर के साथ लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जांच करेंगे, जिससे कोरोना से होने वाली मौतों को कम किया जा सके। इसके लिए पार्टी देश के सभी गाँव शहर में बूथ पर आम आदमी पार्टी के ऑक्सीजन केंद्र स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि जहां पार्टी को संगठन नहीं है वहां पदाधिकारियों के लोग गांव-गांव जाकर एक व्यक्ति को तलाशना है और अपने गांव में ऑक्सीजन जांच केंद्र बनाएगा और इसे ऑक्सीमित्र कहा जाएगा। लोकसभा चुनाव से समय बंगाल में बीजेपी की बढ़ती पैठ पर सीएम ममता बनर्जी को हैरान कर रही है। बीजेपी राज्य में पूरी तरह से आक्रामक मुद्दा है। यहां पर टीएमसी सरकार की छवि हिंदू विरोधी बनाने में जुटी हुई है। लोकसभा में आई सीटें के बाद यह गवाह है कि वह अपने एजेंडे में कामयाब हो रही है। राज्य में बीजेपी और वाम दलों ने कांग्रेस को पीछे छोड़कर अब सीधे सत्तारूढ़ दल टीएमसी को चुनौती दे रही है। वहीं जानकारी मिल रही है कि मुताबिक
बीजेपी की मदद के लिए आरएसएस ने भी पैठ बैठाई है और अपनी शाखाओं को लगातार विस्तार कर रहा है। बंगाली समुदाय को लुभाने के लिए आरएसएस ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपने कार्यालय में कार्यक्रम कर चुका है, जहां पर काफी चर्चा हुई थी। लेकिन साल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां अभी से दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस ने भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा है कि रिया चक्रवर्ती बंगाली ब्राह्मण है, कांग्रेस की ओर से बंगाल की बेटी बताया गया है और उनके समर्थन में रैली भी की गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि इस वर्ष के जेईई मुख्य परीक्षा दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 500 से अधिक छात्र सफल हुए हैं। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री ने छात्रों और शिक्षकों को शुभकामनाएं भी दी हैं। जेईई मुख्य परीक्षा का परिणाम शुक्रवार की रात घोषित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी के 5 छात्रों ने इस परीक्षा में 100% हासिल किया है, जो कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 2 बार स्थगित होने के बाद इस महीने शुरू में आयोजित की गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू और लोजपा के बीच कलह खुलकर सामने आने लगी है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की राजनीतिक स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक पासवान ने पत्र में कहा है कि बिहार सरकार के कामकाज से लोग नाखुश हैं और इसका असर विधानसभा के चुनावों पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम मराठा नायक छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया जाने पर कंगना रनौत ने ट्विटर के माध्यम से अपने पूर्वजों के संबंध में राजस्थान बताया है। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज को भी राजस्थान कनेक्शन बताया। उन्होंने लिखा कि जिस तरह महान नेता बाला साहब ठाकरे के पूर्वज बिहार से आते हैं, उसी तरीके से थ्योरीज में महान शिवाजी महाराज के संबंध में जयपुर का राजघराना भी बताया गया है। उन्होंने लिखा कि पैदा हिमाचल में हुई हूँ, लेकिन मेरे पूर्वज रनौत का संबंध उदयपुर से है। हमारी कुल देवी माँ अंबिका है। दुनिया भर को संकट में डालने वाले कोरोना वायरस संक्रमण को पैदा होने पर फैलने से जुड़ा एक बड़ा रहस्य सामने आया है। एक आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन के रूप में चीनी वायरोलॉजिस्ट ने एक दावा किया कि कोरोना वायरस वुहान के एक सरकार नियंत्रित प्रयोगशाला में बनाया गया था, जो प्रकोप का मूल केंद्र था। वैज्ञानिकों ने अपने दावों को पुख्ता करने के लिए सबूत भी पेश किए हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती केंद्रीय एजेंसियों की जांच के घेरे में। रिया चक्रवर्ती को लेकर मीडिया में जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, उसे लेकर कई संगठन और लोगों ने देश के न्यूज मीडिया के नाम पर खत लिखा है। खत में कहा गया है कि डियर न्यूज मीडिया, जब हम मीडिया को रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़े देखते हैं तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने पत्रकारिता गैर पेशेवर नैतिकता को क्यों त्याग दिया है। आप एक महिला के मानवीय शालीनता पर गरिमा को बनाए रखने के लिए बजाय कैमरे को लेकर उस पर हमला करने में लगे हैं। आपको उसकी निजता के उल्लंघन कर रहे हैं। आपको बता दें कि झूठे आरोपों में दिन रात काम कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के मामले में लिखे गए इस पत्र में 60 संगठनों में 2500 से भी ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह खत 14 सितंबर को medium.com के फेमिनिस्ट वॉइसेस के अकाउंट से शेयर किया गया। इस खुले खत में हस्ताक्षर करने वाले लोगों में जोया अख्तर, सोनम कपूर, गौरी शिंदे समेत कई लोग शामिल हैं। HMD ग्लोबल कंपनी ने 22 सितंबर को एक लॉन्च इवेंट के आयोजन करने जा रही है, बल्कि लॉन्च इवेंट की तरह इवेंट भी वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। वहीं इस इवेंट में लाइव स्ट्रीम नोकिया मोबाइल यूट्यूब चैनल के माध्यम से होगा। HMD ग्लोबल ने फिलहाल यह साफ नहीं किया कि अगले हफ्ते होने वाले इवेंट में कौन सी स्मार्टफोन लॉन्च करने जाएगा। अटकलें अभी लगाई जा रही हैं। वहीं कंपनी इस दौरान नोकिया 3.4, नोकिया 2.4 स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। वहीं नोकिया 3.4 स्मार्टफोन पिछले काफी समय से लीक सामने आ रही थी। वही लीक्स की माने तो यह फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस होगा। Redmi 9i आज भारत में लॉन्च होने वाला है। Redmi 9 सीरीज का यह हिस्सा है। भारत में पिछले महीने लॉन्च हुई थी। इस सीरीज में Redmi 9, Redmi 9A और Redmi 9A प्राइम मॉडल शामिल है और कंपनी एक किफायती सीरीज के लिए एक स्मार्टफोन Redmi 9i के रूप में जोड़ने वाली है। वहीं फ्लिपकार्ट और mi.com पर Redmi 9 की उपलब्धता से पुष्टि पहले हो चुकी है। वाटर ड्रॉप स्टाइलिश नॉच के साथ आता है। 3.5 mm ऑडियो जैक सपोर्ट करता है। कंपनी इस फोन को दमदार बैटरी लाइफ के साथ अच्छे डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस पर चलते बेहतर मनोरंजन अनुभव करने के लिए टीज कर रही है।
यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो फीचर यूट्यूब शॉर्ट्स गूगल द्वारा लॉन्च कर दिया गया, जो कि यूजर्स को 15 सेकंड के वीडियो बनाने व साझा करने की अनुमति देता है। सुनने में फीचर काफी जाना पहचाना सा लग रहा है। जी हाँ, यह एक और टिकटॉक का विकल्प है, जैसे इस बार गूगल द्वारा पेश किया गया है। इस बार इससे पहले इंस्टाग्राम ने अपने रील्स फीचर के जरिए कुछ सुविधा प्रदान की थी। गूगल ने फिलहाल यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए शुरुआत बीटा वर्जन से भारत से की है। गौरतलब है कि भारत में टिकटॉक बैन के बाद इसके विकल्प पेश किए जा रहे हैं। अमेरिका में यह ऐप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि भारत के बाद यूट्यूब शॉर्ट्स को अमेरिका में भी पेश किया जाएगा। आईपीएल का 13वां सीजन 19 सितंबर को शुरू होने वाला है। ऐसे में क्रिकेटर आईपीएल की तैयारी में जोर शोर से कर रहे हैं। सीएसके के दिग्गज रविंद्र जडेजा ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने साथ पीयूष चावला और केदार जाधव भी नजर आ रहे हैं। जडेजा ने वीडियो शेयर के कैप्शन में लिखा कि मेरे साथियों से कुछ छिपे हुए कौशल, दरअसल वीडियो में तीनों खिलाड़ी डांस कर रहे हैं और वीडियो में तीनों अपने अंदाज में थिरक रहे हैं, साथ ही अपने अपने डांस की स्किल को देखकर हंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं तीनों खिलाड़ी किसी एड के शूट के दौरान मस्ती करते हुए दिखाई दिए हैं। एक्ट्रेस सयामी खेर आईपीएल 2020 के शुरू होने से पहले बेसब्री का इंतजार कर रही थी। सयामी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें आईपीएल के जल्द शुरू होने को लेकर अपनी व्याकुलता को जाहिर किया है दिखाई दे रही है। इसके बाद सयामी ने वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि आईपीएल के साथ सज धज कर पूरी तरह से रोमांचक क्रिकेट के लिए तैयार हैं। 5 दिन और लॉकडाउन ने मुझे क्रिकेट के लिए एक और अधिक उत्साहित कर दिया है। इस बार आप आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल कौन सा टीम जीतेगी? कोरोना वायरस महामारी के बीच शीर्ष टीमों के नाम वापस लेने को लेकर बैडमिंटन महासंघ के डेनमार्क में होने वाले थॉमस के उबेर कप टूर्नामेंट मंगलवार को अगले साल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। वहीं भारत ने 3 से 11 अक्टूबर तक डेनमार्क के आरस में होने वाले टूर्नामेंट के खिलाफ महिला और पुरुष दोनों टीमों की घोषणा कर दी है। कोरोना महामारी के कारण हालांकि थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ताइपे, अल्जीरिया के बाद शुक्रवार को इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया ने अपने नाम वापस ले लिए, जिसकी वजह से BWF ने रविवार को आपात वर्चुअल बैठक बुलाई थी। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा अन्य फिल्मों से दूर हैं, लेकिन लगातार चर्चा का विषय बनी है। वहीं विदेश में रहते हुए सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं, अपनी फोटो और वीडियो शेयर कर फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। एक्ट्रेस इन दिनों दुबई में रहते हुए क्वारंटीन में समय बिता रही हैं और क्वारंटीन में अपने वीडियो साझा कर रही हैं और फैंस से अपनी गतिविधियां साझा कर रही हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें क्वारंटीन के तीसरे दिन एक्ट्रेस को दुबई के होटल में कैसा खाना मिल रहा है इसे साझा करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि यह थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन अच्छा है। इन दिनों सनी लियोन अमेरिका में अपने परिवार के साथ समय बिता रही हैं। हाल ही में सनी लियोन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस बैलेंसिंग की एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सनी लियोन अचानक प्रैक्टिस करते हुए गिर जाती हैं। पोस्ट को शेयर करते हुए सनी लियोन ने कैप्शन में लिखा है, कौन कहता है कि नई चीजें ट्राई करना आसान होता है, मैं समझ गई हैं, आप देख लीजिए, अब मुझे भी हंसना बंद करो। वहीं सनी लियोन ने इस वीडियो पर फैंस खूब कमेंट और शेयर कर रहे हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आवाज के बीच शहंशाह हैं। इस बात पर एक बार फिर एक्ट्रेस ने साबित कर दिया है। दरअसल अब एक्टर अमिताभ बच्चन एलेक्सा की आवाज में बनकर आम जनता से जुड़ते हुए नजर आएंगे। अमेजन में अपनी इस नई योजना के लिए अमिताभ बच्चन ने पार्टनरशिप की है। अमेजन की वॉइस असिस्टेंट सर्विस एलेक्सा के लिए पहली बार कोई भारतीय सेलिब्रिटी अपनी आवाज देता हुआ नजर आएगा। इसका नाम रखा गया है बच्चन एलेक्सा।